चलिए शुरू करते हैं। एशियंट हिस्ट्री चालू करने जा रहे हैं, जिसमें से मॉडर्न हिस्ट्री हो चुका है। याद रखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री कर चुका हूं। आपका 31 अध्याय तक था जो कि खत्म हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। और ये एनसीईआरटी महेश वर्णवाल का चल रहा है, और ये जो है पहला पाषाण का जो है हो चुका है अध्याय 1 एशियंट हिस्ट्री का, जो कि सेकंड पार्ट में लाया हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि एशियंट हिस्ट्री का। इसके बाद आपको मेडिवल आएगा, और इसी तरह पॉलिटिकल ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स इसी बुक का आएगा। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, सपोर्ट करते रहे। 100% नई अकाडमी आपको वादा करता है जीके जीएस इससे ज्यादा कहीं नहीं आएगा। कोई भी एग्जाम की तैयारी करता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि बीपीएससी स्पेशल, कोई भी एग्जाम की तैयारी पढ़ के जाइए, 100% होगा, क्योंकि टॉपिक जीके जीएस का सेम ही रहता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? बहुत अच्छे से आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता एक कांसा युगनी सभ्यता है। आगे तो ये ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता है? कांसा युग भी कहा जाता है। कांसा युगनी कहिए या कांसा युग कहिए, कांसा युग का काल कहा जाता है सिंधु सभ्यता को। और सिंधु सभ्यता का डेट पूछने लगा है आजकल, तो याद करना जरूरी है। तो सिंधु सभ्यता का डेट अगर याद रखेंगे तो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक होगा, सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। और सिंधु सभ्यता को कांसा युग भी कहा जाता है। आगे चले, आगे देखिए क्या सवाल बन सभ्यता है जो कि अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो इस सिंधु सभ्यता को किस युग से कहते हैं? अर्ध ऐतिहासिक युग भी कहते हैं, इसी से संबंधित है। चलिए ये जान गए, आगे चलते हैं। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, और सिंधु सभ्यता तो है ही, सिंधु सभ्यता से जानते हैं। तो याद रखना है कि सिंधु सभ्यता हो या हड़प्पा सभ्यता हो, कौन सा युग है? तो याद रखिएगा, अर्ध ऐतिहासिक युग बोल दीजिएगा। और कौन सा युग कहा जाता है? तो कांसा युग कहा जाता है। आगे चले, डेट अगर पूछे 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व बता देना है। कालक्रम के अनुसार यह सभ्यता जो है मोसोपोटामिया या मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन है। समकालीन कहने का मतलब कि उसी समय माना जाता है लगभग, कि या मिस्र की सभ्यता एक ही होता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता है, उसी तरह मोसोपोटामिया मिस्र कहा जाता है। तो मोसोपोटामिया की सभ्यता जो थी उसी समय सिंधु सभ्यता को भी माना जाता है, उसी के समकालीन रखा गया है। आगे चलिए, अब देखिए, इस युग में, कौन से युग में? सिंधु सभ्यता युग या हड़प्पा सभ्यता युग कहिए। इस युग में भाव चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था। किसका था? भाव चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था, परंतु इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ये कैसा लिपि है? तो भाव चित्रात्मक लिपि है। भाव से आप उसे पढ़िए, समझिए क्या कहना चाहता है। तो भाव चित्रात्मक लिपि है। चलिए खत्म करते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? दयाराम साहनी एकदम सही है भाई, 1921 की बात हो रही है। लोथल की बात करें तो लोथल का भी एस आर राव जी है, एस आर राव जी माने जाते हैं। सुरकोट दा की बात करें तो जेपी जोशी, ये सब सही है। लेकिन धौलावीरी का बात करें तो यही तो गलत है, क्योंकि बीके थापर नहीं थे। ठीक है, बीके थापर नहीं थे, इसके थे जगपति जोशी या आर एस बिष्ट थे। ठीक है, चलिए इसके बारे में यहाँ पे देखिए, ज्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, उत्खनित स्थल और संबंधित स्थल। तो हड़प्पा का खोज कौन किए? दयाराम शाह ने किए। कब किए? 1921 में किए। लोथल का खोज कौन किए? तो एस आर राव जी। कौन? एस आर राव जी किए थे। ठीक है, राव जी किए थे। कब किए थे? 1955 में किए। आगे देखेंगे, सुरकोटदा की बात करें तो ये जेपी, याद रखिएगा, जेपी जोशी जो है खोज किए थे। कब किए थे? तो 1964 में। अगर धौलावीरी की बात करें तो इसकी खोज सबसे पहले याद रख लीजिए 1967 में, मतलब 1967 की बात करेंगे। ठीक है, और इसके जो धौलावीरी की खोज किए थे वो जगपति जोशी और आर एस बिष्ट मिलकर किए थे। दो का नाम आता है, जगपति जोशी और आर एस बिष्ट की जो है नाम आता है धौलावीरी का खोज के लिए 1967 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? वर्तमान में बहुत सारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का तो पाकिस्तान में स्थित हो गया है, बहुत कम ही है इंडिया में। ठीक है, अब कुछ अफगानिस्तान में है, आप जानते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अभी वर्तमान में बताइए कौन सा जो है स्थित है,
कौन सा ऐसा स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पाकिस्तान में है? ऑप्शन के हिसाब से पूछ रहा है आपसे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हड़प्पा, ये जो है आपका जो है पाकिस्तान में। ऐसे तो देखा जाए तो आपका मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तानी में पड़ता है ना? तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन सुनिए, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, याद रखिएगा, पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान जो पीके है, वहां के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा मतलब सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। सैंधव कहिए या सिंधु सभ्यता कहिए, उसका जो है हड़प्पा का एक हिस्सा जो है पाकिस्तान में है, जो कि पंजाब प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए, मोंट गोमरी पंजाब प्रांत के कौन सी जगह पे, जो कि मोंट गोमरी में स्थित है। ये भी सवाल पूछता है कि पाकिस्तान के मोंट गोमरी में क्या स्थित है, तो हड़प्पा सभ्यता एक महत्वपूर्ण हिस्सा वहां पे स्थित है, जिसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा स्थल जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटे कोरियस में स्थित है। कि हड़प्पा सभ्यता जो आप देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का हड़प्पा जो है स्थल जो है, वो बताइए किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर था। किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर स्थित था। और ये कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान के कौन से क्षेत्र में, तो याद रखिएगा पंजाब प्रांत में पड़ता है, या मोंट गोमरी जगह पे पड़ता है। ठीक है, अब इसकी खोज भी तो हुआ, तो हाँ होगा। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई का जो है प्रारंभ की थी। मतलब 1921 में ये खोज शुरू किए थे, प्रारंभ किए थे, दयाराम साहनी किए थे 1921 में। ये डेट जरूर ध्यान रखना है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज या खुदाई कब शुरू किए, तो 1921 में शुरू किए थे, और ये जो है श्रेय जाता है दयाराम साहनी को ही। स्टुअर्ट पिगगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा है। अर्ध औद्योगिक नगर है, तो ये सवाल पूछेगा कि अर्ध औद्योगिक नगर कहकर हड़प्पा को किसने संबोधित किया या किसने कहा, तो स्टुअर्ट पिगगट का नाम आता है, यही गए थे। चौथे प्रश्न की बात करें तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो ऑप्शन नंबर बी अन्नागार सबसे बड़ी इमारत। बड़ी इमारत अन्नागार बताइएगा, स्नानागार नहीं, स्नानागार विशाल स्नानागार है। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। कौन किए थे, राखल दास बनर्जी जी किए थे, ये हम जानते हैं। राखल दास बनर्जी के निर्देशन में कराई गई। देखिए, इनके निर्देशन में कराई गई या ये किए, इन्हीं का श्रेय जाएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, जो कि बहुत बार ये सवाल पूछ चुका है, आप पलट के देख लीजिए प्रीवियस ईयर, है ना। तो मृतकों के टीला के नाम से कौन जाने जाते हैं, मोहनजोदड़ो जाना जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत जो है अन्नागार है। अन्नागार मतलब जिसमें अन्न रखे जाते थे, जो कि चावल धान जो भी है, जितने भी होते थे वो रखे जाते थे। हीलर के अनुसार, हीलर कहिए, हीलर के अनुसार यह इमारत जो है 45.71 मी लंबी तथा 22.86 मी चौड़ी है। सोचिए, विशाल होने का तो कारण है ही। अब 45.71 मी, ठीक है, लंबी है, ठीक है, और 22.86 मी चौड़ी है कि नहीं, तो बड़ा हुआ। ये हीलर के द्वारा बताया गया, हीलर के अनुसार ये है। यह जो है राजकीय भंडारगार था। आगे चलिए, यह हड़प्पा में मिले 6 अन्नागारों के लगभग बराबर है। मतलब हड़प्पा में भी अन्नागार है, जिसमें 6 अन्नागार है, और 6 अन्नागार अगर मिलेगा हड़प्पा का, तो मोहनजोदड़ो का एक बड़ा अन्नागार होगा। समझ गए कितना विशाल है। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त अन्य प्रमुख भवन है, वो विशाल स्नानागार है, ठीक है, सभा भवन है, ये सब जो है मोहनजोदड़ो में मिला था। तो अन्नागार के साथ साथ आपको विशाल स्नानागार भी मिलेगा, आपको सभा भवन भी वहीं बनाया गया था मोहनजोदड़ो में, तो ये जरूर ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी लोथल, ये ध्यान रखना है। लोथल जो है आपका जीटी में पड़ता है, जीटी मतलब गुजरात में पड़ता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में है, लोथल। अब चलिए जानते हैं। अब सवाल क्या बनता है, तो सुन लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में लोथल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोथल जो है वो किस राज्य में पड़ता है, तो गुजरात राज्य में पड़ता है। और गुजरात राज्य के कौन से जिले में, अहमदाबाद जिले में लोथल जो है पड़ता है। और लोथल जब पड़ता है तो ये बताइए किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर है स्थित है। इसकी अगर खुदाई हुई थी, तो खुदाई कब हुआ था, तो 1954 से 55 में हुई थी। और इसकी खुदाई करने वाले जो हैं वो कौन थे, तो एस रंगनाथन राव थे, इन्हीं के नेतृत्व में यह लोथल की खुदाई हुई थी।
लोथल के पूर्वी भाग में एक बंदरगाह है जिसे गोदीवाड़ा बोला जाता है, ये ध्यान रखना है। उसका साक्ष्य मिला है। और लोथल में एक चीज और मिला है, हाथी दांत से निर्मित जो है पैमाना भी प्राप्त हुआ है। कहाँ हुआ है? लोथल में हुआ है, तब भूलिएगा नहीं। आगे चलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी क्या? तो ऑप्शन नंबर बी, व्यवस्थित शहरी जीवन थी। क्या थी? व्यवस्थित शहरी जीवन था। अब चलिए इसके बारे में जान लीजिए। उत्कृष्ट नगर नियोजन एवं स्थापत्य कला जो है सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। अब सुन लीजिए आगे। तो यहाँ पे जो उत्कृष्ट जो नगर नियोजन था एवं स्थापत्य कला जो था सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। मतलब नगर नियोजन की बात हो रही है, स्थापत्य कला की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। स्थापत्य कला में भी सिंधु घाटी था उस समय। नगर नियोजन के तो मामले में कहना ही नहीं है, पढ़िए रहे आप। तो इस मामले में सिंधु सभ्यता जो है प्रमुख थी। इस सभ्यता में क्या हुआ? सभ्यता में सड़क एक दूसरे को जो है समकोणी बनाते हुए काटती थी। समझ रहे हैं? सड़क जो बनाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में, उसमें एक दूसरे के समकोण बनते थे और बनते हुए काटते थे समकोण रूप से। और नगर जो है अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजकार खंडों में विभाजित थी। वर्गाकार के रूप में भी बना हुआ है, ठीक है, खंड में विभाजित है, और चतुर्भुजाकार में भी जो है विभाजित है। तो दोनों में से पूछेगा, अगर वर्गाकार बोले तो भी सही होगा, चतुर्भुजाकार बोले तो भी सही होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नगरों में भवन जो है जाल पद्धति पर व्यवस्थित थी। सोचिए, नगरों के जो भवन होते थे, नगरों में जो भवन बनते थे वो जाल पद्धति पर व्यवस्थित होता था, ग्रिड पैटर्न पर होता था। समझ गए? ग्रिड पैटर्न पर होते थे, जाल पद्धति पर बनाए जाते थे। पर्यावरण अनुकूल जल निकास प्रणाली जो कि मोहनजोदड़ो में तो है ही, आप जानते ही, इसकी प्रमुख विशेषता है। तो जल निकास प्रणाली की अगर बात करें ना, तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग को मोहनजोदड़ो याद आएगा, क्योंकि वहां पे विशाल स्नानागार है। जल निकलने का स्रोत जो है सबसे अच्छा मोहनजोदड़ो में दिखाया गया है, मतलब मिला है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। समझ रहे हैं? नगरीकरण की बात हो रही है, ग्रामीणकरण नहीं, नगरीकरण मतलब शहरी रूप से एक तरह से बोल रहा है। तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। 7वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में है, जीटी में ही। अब देखिए, अब बताइए कि अभी क्या पढ़े? लोथल कहाँ है? गुजरात में। और रंगपुर भी कहाँ है? गुजरात में। अब इसके बारे में थोड़ा सा चलिए बड़ाई कर लेते हैं। चलिए देखिए, रंगपुर गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में जो है भादर या मादर नदी के किनारे स्थित है। आपसे देखिए, सुनिए सवाल क्या पूछेगा, सुन लीजिए आगे। थोड़ा सा दिख नहीं रहा, हम क्षमा चाहेंगे, इसको हम सुन लीजिए, सिर्फ ऐसे कोशिश करूंगा कि दिखाई दे। देखिए, रंगपुर जो हम पढ़े अभी वो गुजरात में है, ये हम जान गए, लेकिन गुजरात में कहाँ पे, किस नदी पे, ये तो सवाल हमेशा पूछता है। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में पड़ता है, मतलब सुरेंद्रनगर जिले में जो है आपको ये खुदाई हुआ है वहां मिलेगा, और सुरेंद्रनगर के जिले में है। और कौन सी नदी पे है रंगपुर? तो भादर को ही मादर कहते हैं, मादर नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी, भादर कहे या मादर कहे, ये नदी जो है किनारे स्थित है, नदी के किनारे स्थित है। कौन? तो रंगपुर, ठीक है। अब सवाल बनता है, रंगपुर की खुदाई जो है, बताइए खुदाई जो है कब हुआ था? तो 1953 से 1954 में। सोचिए, मतलब 1954 से लेके 55 अभी क्या पढ़े? ये पढ़े लोथल की खुदाई, और ये रंगपुर का खुदाई पहले हुआ है। सोचिए 1953 से 1954 में, ठीक है। तो 1 साल का अंतर में दोनों की खुदाई हुई है, रंगपुर का भी या आपका लोथल का भी। तो रंगपुर का डेट याद रखिएगा। रंगपुर का अगर पूछे 1953 से 1954, 53 से 54, ठीक है। ये रंगनाथन राव द्वारा जो है किया गया था। तो रंगनाथन राव द्वारा ही लोथल भी और आपको जो है रंगपुर का भी खुदाई किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया है दोनों। रंगपुर एक पठारी एवं असमतल भूमि है जहां पे खुदाई हुआ है रंगपुर का। वो बताया जाता है कि रंगपुर जो है एक पठारी है, असमतलीय भूमि है, मतलब समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है, ठीक है। यहाँ से कच्ची ईंटें से निर्मित एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं, से निर्मित एक दुर्ग का अवशेष मिला है। कहाँ? रंगपुर में, जो कि गुजरात में पड़ता है। और तथा पक्की
ईंटे के प्रयोग एवं धान की भूसी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो रंगपुर में बहुत सारी चीज है जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं। फिर से सुन लीजिए बढ़िया से कि रंगपुर की जो है, रंगपुर में क्या क्या मिला है, तो कच्ची ईंटों से निर्मित दुर्ग के अवशेष मिले हैं, पक्की ईंटों के प्रयोग और धान की भूसी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं रंगपुर में। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात में कहाँ पे? सुरेंद्रनगर में। और रंगपुर किस नदी पे है? तो भादर नदी पे स्थित है। इसकी खोज करने वाले रंगनाथ राव है रंगपुर का। और डेट अगर पूछे कि कब खुदाई हुआ, तो 53 से 54 याद रखिएगा, 1953 से 54 बता दीजिएगा। ये जो रंगपुर है एक पठारी और असमतल भूमि पे है। ठीक है, चलिए 8वें प्रश्न की बात करते हैं। तो सिंधु घाटी के लोग जो है किसकी पूजा करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए पशुपति की पूजा करते थे। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी और रुद्र देवता या पशुपति जिसे शिव बोलते हैं, शिव की पूजा करते थे। देवताओं में देखा जाए तो मातृ देवता का भी पूजा करते थे, रुद्र देवता का भी पूजा करते थे, जिन्हें पशुपति देवता भी कहा जाता था, जो कि शिव है उन्हीं को कहा जाता था। उनकी पूजा करते थे। कौन करते थे? सिंधु घाटी के लोग करते थे। और जानिए इसके अतिरिक्त जो है पशु पूजा का भी प्रचलन था, सिंधु घाटी सप्ताह में होती थी, है ना। अब सुनिए कालीबंगा की बात करते हैं। तो कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के निवासी अग्नि तथा स्वास्तिक की भी पूजा किया करते थे। मतलब कालीबंगा बात करते हैं, कालीबंगा है कहाँ वर्तमान में? राजस्थान में है। तो कालीबंगा में एक अग्निकुंड का साक्ष्य मिला था, और जब अग्निकुंड का साक्ष्य मिला तो वहाँ के निवासी जो है अग्नि और स्वास्तिक की भी पूजा करते थे, ये अनुमान लगाया गया है ना, जब अग्निकुंड का जो है साक्ष्य मिला है। तो चलिएगा 9वें प्रश्न की बात करते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहां से मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं चांदी की उपलब्धता। भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य जो है हड़प्पा काल से प्राप्त हुआ है। फिर से सुन लीजिए, भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। तो हाँ भाई, मानते हैं कांस्य युग कहा जाता है इसे, हम तो जानते ही हैं, लेकिन और भी जान लीजिए कि भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य तो हड़प्पा काल में ही प्राप्त हुए थे। और ये ध्यान रखना है, स्वर्ण की अपेक्षा चांदी की जो है अधिक प्रचलन था हड़प्पा सभ्यता में। मतलब हड़प्पा मतलब सिंधु सभ्यता में चांदी मुख्यतः जो है राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती है। तो चांदी जो आप देख रहे हैं वो ज्यादातर आपको राजस्थान क्षेत्र में मिलेगा। राजस्थान के कौन से क्षेत्र पे? तो जावर और अजमेर से प्राप्त हुआ है, जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित है। भारत से बाहर अफगानिस्तान से जो है, अफगानिस्तान से लाजवर्द, ठीक है, लाजवर्द रत्न एवं चांदी आयात की जाती थी, सोचिए, अफगानिस्तान से लाजवर्द रत्न एक बनता था और चांदी का जो है आयात होता था अफगानिस्तान से। सोचिए उस समय प्रचलन था। यहाँ ईरान से भी चांदी के आयात के साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी से भी आयात होते थे, निर्यात नहीं होते थे, आयात होते थे। तो चांदी से भी जो है, ईरान से भी चांदी का आयात होते थे। अफगानिस्तान से भी चांदी का आयात किया जाते थे। और लार्ज वर्द जो है एक रत्न बनता था अफगानिस्तान में ही, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 10वां प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हम बहुत अच्छे से डी लगा देंगे, क्योंकि तांबा, चांदी और स्वर्ण का हो चुका था, लेकिन लोहे का नहीं था। अब चलिए सुन लीजिए। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगनी थी, मतलब कांस्य युग कहलाता है, यह हम जानते हैं। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर मतलब पत्थर की बात हो रही है, एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। जबकि सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। वह संस्कृति की अगर देखा जाए तो कांस्य युग कहते हैं, कांस्य युग नहीं कहिए, कांस्य युग कहते थे। कृषि कार्य हेतु क्या होता था? प्रस्तर की बात होती थी, पत्थर का इस्तेमाल करते थे, एवं कांसे के औजार का प्रयोग किया जाता था। मतलब पत्थर के लिए कृषि कार्य करते थे, कांसे का औजार इस्तेमाल करते थे, सोचिए खेती करने के लिए, तो इसका प्रयोग होता था। जबकि सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से प्राप्त होते थे। मतलब सोना और चांदी की अगर बात करें तो अफगानिस्तान से प्राप्त होते थे, और रत्न जो है दक्षिण भारत से आते थे, दक्षिण भारत से रत्न आता था। और लौह युग का प्रारंभ जो है उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। तो आपसे अब भूल जाइए कि लोहा जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित है, और याद रखना है लोहा जो है हमारा उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, उसी समय माना जाता है।
लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य जो है गंधार, मतलब पाकिस्तान से मिले, याद रखिएगा, पाकिस्तान से मिले लोहे के उपकरण है। तो लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य जो है गंधार में मिला है। गंधार कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान से मिला है, लोहे के उपकरण मिले हैं, इसलिए माना जाता है कि पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में लोहे का जो है अवशेष मिले हैं, जो कि लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं, मतलब 1000 ईसा पूर्व के आसपास माने जाते हैं लोहे का जो हुआ था। कृषि से संबंधित लौह उपकरण पहली बार अंतरजी खेड़ा, मतलब उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ था। मतलब कृषि के लिए भी लोहे का जो इस्तेमाल होता था, खेती के लिए लौह उपकरण जो बनते थे, पहली बार अंतरजी खेड़ा जो कि उत्तर प्रदेश में है, उस जगह से प्राप्त हुआ था। तो लोहे के बारे में भी क्लियर हो गए, और आपको सिंधु सभ्यता में क्या नहीं है वो भी आप जान गए, क्या है वो भी जान गए। 11वां प्रश्न की बात करते हैं, तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा जो है पूरा स्थल है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी, राखी गढ़ी। मतलब भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल अगर पूछे तो ध्यान रखिएगा राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। हड़प्पा की अगर बात करें तो राखी गढ़ी जो है ये बहुत बड़ा हो चुका है, अभी भी इसी पे सर्च हो भी रहा है, खोज भी हो रहा है, ठीक है, कि इसके साक्ष्य जो है भारत में है ज्यादा, बहुत बड़े हैं, भारत में ही फैले हुए हैं, पाकिस्तान से भी ज्यादा, लेकिन अभी इसकी धीरे धीरे हो रही है, ठीक है। तो सुन लीजिए, डेक्कन कॉलेज पुणे के जो प्रोफेसर थे जिनका नाम है बसंत सिंधे, इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था कि हरियाणा में राखी गढ़ी स्थल है, उसके उत्खनन जो है हो चुका है। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा पूरा स्थल माना जाता है राखी गढ़ी को, याद रखिएगा, भारत में, ठीक है। और ये जो है कहाँ पड़ता है? हरियाणा के हिसार क्षेत्र में, इसको अभी भी आपको मिलेगा, जाइए घूमने तो आपको दिखेगा वहां पे। और सुनिए, राखी घड़ी जो है घाघर नदी के किनारे स्थित है। तो पूछता है कि राखी घड़ी जो है, सब तो नदी आप देख ही रहे हैं, उसी तरह राखी घड़ी भी तो होगा। तो राखी घड़ी गढ़ी जो स्थल है वो घाघर नदी के किनारे स्थित है, जो कि हरियाणा के हिसार क्षेत्र में है। तो ये सवाल पूछेगा। इस पूरा स्थल की खोज जो है 1963 में हुआ। कब हुआ? 1963 ईस्वी में। कौन किए? प्रोफेसर सूरज भान और आचार्य भगवान देव ने की थी। राखी गढ़ी से प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता तथा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता दोनों काल के साक्ष्य मिले हैं। डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर जिनका नाम बसंत सिंधे है, इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ? हरियाणा के राखी गढ़ी स्थल के उत्खनन जो है किया गया, इन्हीं के द्वारा जो है सत्यापित कहते हैं, हो चुका था, हो चुका है, मतलब ये इन्हीं के नेतृत्व में किया जा चुका है, जो कि भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा जो है पूरा स्थल राखी गढ़ी, तो ये जो है हरियाणा के हिसार क्षेत्र में जो है वर्तमान में है। याद रखिए, राखी गढ़ी जो है घाघर नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है? घाघर नदी के स्थित, घाघर नदी के किनारे कौन है? तो राखी गढ़ी, ठीक है। यह स्थल कहाँ है वर्तमान में? तो हरियाणा के हिसार क्षेत्र में है। 12वां प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो ऑप्शन नंबर बी, नर्तकी की। नर्तकी के आप जानते हैं, पढ़े हैं, तो चलिए अब जानते हैं और खत्म करते हैं। सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना जो है नर्तकी, याद रखिएगा, डांसिंग गर्ल है की मूर्ति है, ये थे जो कि नर्तकी थी, जो कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति थी, ये ध्यान रखना है, उसी समय मिला था, जो कि कांसे से निर्मित है, कांसे के निर्मित है, तरल मोम विधि पर आधारित थी। मतलब कांसे से बनाया गया था ये नर्तकी का जो है मूर्ति, और ये तरल मोम विधि द्वारा जो है आधारित है। तरल मोम एक विधि होता है, उस पर आधारित ये मूर्ति बनाई थी। यह मूर्ति जो है, नर्तकी का जो मूर्ति है, यह मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत, याद रखिएगा, में स्थित है, मतलब सिंध क्षेत्र में जो है स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? ये कमेंट बॉक्स में करिएगा। जैसे हड़प्पा रावी में है, मोहनजोदड़ो कहाँ है? 13वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। अन्नागार हो, स्नानागार हो, ये सब मोहनजोदड़ो। अब देखिए, 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, ये हम जानते हैं, और यहीं से सैंधव सभ्यता के विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए, मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार है, विशाल स्नानागार, अगर विशाल स्नानागार की बात करें तो 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है, और 2.43 मीटर गहरा है। तो लंबाई कितना है? लंबाई पूछे तो 11.88 मीटर बताइएगा, अगर चौड़ाई पूछे 7.01 बताइए, अगर गहराई पूछे तो आप बताइएगा 2.43 गहराई बता दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, इसकी फर्श जो है पक्की ईंटों से निर्मित है, मतलब इसका जो फर्श बना था वो पक्की ईंटों से बना हुआ था, पक्की ईंटों से, ठीक है। इसमें उतरने के लिए
उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ी बनी हुई है। मतलब उतरने के लिए, पानी में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर जो है सीढ़ी बना हुआ था। जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। मतलब ये आश्चर्यजनक निर्माण था जॉन मार्शल के अनुसार, समझ गए। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार जो है, ये ध्यान रखना है कि विशाल स्नानागार जो है धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मतलब धर्म अनुष्ठान के लिए ये स्नानागार बना हुआ था। ना है 14 प्रश्न का, हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन के लिए अग्रणीय थे? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, कपास के लिए अग्रणीय थे। अब बात करते हैं, पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का आधार जो है कृषि था। हड़प्पा सभ्यता में भी कृषि बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ के लोग कपास जो है, यहाँ पे देखिए, कपास उत्पादन में जो है अग्रणीय थे। मतलब कपास की खेती अच्छे से करते थे हड़प्पा के लोग, ठीक है। तथा अन्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई इत्यादि से भी परिचित थे। आप सोचिए कि खाली कपास, तो कपास ज्यादा मात्रा में करते थे, लेकिन और भी चीजों से परिचित थे फसल से। चावल हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, खजूर हो गया, तरबूज हो गया, मटर हो गया, राई हो गया इत्यादि जो है इसके बारे में। और सुनिए कि कपास का उत्पादन जो है सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही प्रारंभ हुआ था। यूनान के लोग भी पता है कपास को सिंडन या सिंडो कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि ये सिंधु शब्द से ही जो है निकला हुआ है, सिंडो। याद रखिए, तो कपास की खेती जो है सिंधु सभ्यता करते थे, आप जानते हैं। उसी में ये जो यूनानी लोग भी करते थे, उससे कपास को ही सिंडो सिंडो कहते थे। बात खत्म, समझ गए। तो कुछ ऐसा नहीं था, और सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही ये प्रारंभ हुआ था कपास के उत्पादन में, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा।